हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जैसा कि अपन ने पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा था कि अपन इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर तीन मिलते जुलते चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहला अपन ने पढ़ा बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, सेकंड अपन ने पढ़ा फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नाउ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जरूरी क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो पहले थोड़ी बहुत एक अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं। नाउ सबसे पहली चीज तो अपन को दिमाग में ये रखनी है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो एक डिपेंडेंट एक्ट है। डिपेंडेंट एक्ट है मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर होता ये है बेसिकली कि आप इलीगल एक्टिविटीज से, क्रिमिनल एक्टिविटीज से पैसा कमा रहे हैं एंड उस पैसे की लेयरिंग आप ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कर रहे हैं एंड यू आर कन्वर्टिंग योर ब्लैक मनी इनटू योर वाइट मनी। दैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। यानी लॉन्ड्री से एक वर्ड एसोसिएट किया गया, जैसे आप कपड़े, खराब कपड़े धोकर सुखाते हैं और उसको नया जैसा वापस बना देते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीड से जो भी पैसा आया दैट इज इलीगल मनी, टेंटेड मनी, ब्लैक मनी, उसको प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें रोकने के लिए अपन ने एक्ट बनाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002। नाउ द थिंग हियर इज ये एक डिपेंडेंट एक्ट हो जाता है। डिपेंडेंट एक्ट का मतलब ये हो जाता है ये एक प्राइमरी एक्ट नहीं है, डायरेक्टली किसी भी इंसान पे आप पीएमएलए नहीं लगा सकते। मोस्टली एक क्राइम कमिट किया जाता है या फिर कोई एक ऑफेंस कमिट किया जाता है अंडर अदर एक्ट्स, जिससे कुछ ऐसी प्रोसीड्स आई जो आप कोशिश कर रहे हो कन्वर्ट करने की इनटू वाइट मनी, तब ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। यानी इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए एक दूसरे एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन होना जरूरी है, उससे आपका पैसे कमाना जरूरी है एंड उस पैसे की जब आप फाइनेंशियल सिस्टम में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तब ये इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए एंड इसके सोर्स का पता लगाते हुए उस पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए अपन ने एक्ट बनाया ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्ट। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज FATF, an intergovernmental body established by G7 summit in Paris in 1989 and responsible for setting global standards on anti-money laundering, and India became the 34th country member of FATF in 2010. India is also a signatory to various United Nations conventions which deal with anti-money laundering and countering financing of terrorism. अब ये अपन समझते हैं, ब्लैक मनी से डील करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए G7 कंट्रीज ने मिलकर 1989 में एक स्पेशल फोर्स बनाई, टास्क फोर्स बनाई, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम ये रहेगा, आगे जाके इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। बेसिकली इस टास्क फोर्स का काम ये रहेगा कि जो भी मेंबर कंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो उनको गाइड करना कि किस तरीके से उनकी कंट्री में होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो भी एक्टिविटीज है उनका प्रिवेंशन किया जाए, उनको रोका जाए एंड कंट्रीज की मदद करना रूल्स रेगुलेशन बनाने में एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि सिंस वी ऑल नो आफ्टर 1991 इंडिया आल्सो implemented the economic policies of LPG, that is a liberalization, privatization and globalization. And nowadays, since most of the countries in the world are connected, that is in terms of trade and commerce, so इसके केस में चांसेस बढ़ जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अक्रॉस योर बॉर्डर्स ऑल्सो, एंड इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म ऑल्सो
एंड टेररिस्ट भी ये पैसा इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं टू स्प्रेड टेररिज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसके लिए अपन ने एक अलग से टास्क फोर्स बना दी जिसके अंदर मोस्टली सारी कंट्रीज एसोसिएटेड है। इंडिया became the 34th member of FATF in 2010. It was launched in 1989 and India became the member in 2010. India is also a signatory to various United Nations conventions which deal with money, anti-money laundering and countering for financing of terrorism. Now, for the purpose, for this purpose, the Prevention of Money Laundering Act 2002 यानी इन्हीं के गाइडलाइंस के बेसिस पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 was enacted on 15th January 2003 and forms the core of the legal framework put in place by India to combat money laundering। यानी मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए आपने ये एक्ट बनाया, दैट इज PMLA एक्ट ऑफ 2002, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे। द पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज प्रिवेंशन यानी ब्लैक मनी को रोकना, of money laundering, which simply means conversion of tainted money into the untainted money. Tainted money means the black money. Now what exactly is black money? Illegal activities से मोस्टली कमाया हुआ आपका पैसा जिसके ऊपर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, दैट इज एन अनअकाउंटेड मनी। जिसका मतलब ये हो जाता है ये एक ऐसा पैसा है जिसके बारे में सरकार को आपने कुछ भी नहीं बताया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नोटेड नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ मनी दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी डू मोस्टली पीपल डू इन आवर डे टू डे ट्रांजेक्शंस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अब उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन फॉर एग्जाम्पल से 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से द डीएलसी वैल्यू दैट इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लॉट या जमीन जो आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। सो आप जो रजिस्ट्रेशन है, जो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव करेंगे जिसके ऊपर आप टैक्स का पेमेंट करेंगे, दैट वुड बी ₹50 लाख ओनली। रेस्ट 50 लाख क्योंकि आपने प्लॉट 1 करोड़ रुपए में बेचा है वो आप कैश में रिसीव करेंगे जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सो दैट पर्टिकुलर मनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी दैट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, दैट इज पेड टू यू इन कैश, जिसका कोई भी रिकॉर्ड कोई भी ट्रेल गवर्नमेंट के पास नहीं है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ मनी आर अ पार्ट ऑफ ब्लैक मनी दैट इज अनअकाउंटेड मनी, जो आपके अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी आपने शो नहीं किया, ना ही उसके ऊपर आपने टैक्स का भुगतान किया है। तो वो चीज यहाँ पर अपन को बताई गई है। तो इंडिया में भी ये एक्ट दैट इज PMLA एक्ट ऑफ 2002 इंप्लीमेंट किया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को अपन रोक सके। मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल भाषा में टेंटेड मनी को अनटेंटेड यानी ब्लैक को व्हाइट में होने से रोकना is your prevention of money laundering. Now, the goal of a large number of criminal activity is to generate profit for an individual or a group. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. जिसका मतलब ये हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस के थ्रू आप ये सारी क्रिमिनल प्रोसीड्स का जो भी पैसा आया है उसके इलीगल ओरिजिन से उसको आप दूर लेकर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक माफिया का पार्ट हो, आपने किडनैपिंग का पार्ट हो, आप लोगों से एक्सटॉर्शन करते हो यानी डरा धमका के उनसे पैसे वसूल करते हो, अब उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, बट अब आपको उसको सिस्टम में तो लाना पड़ेगा वरना वो कैश पड़ा पड़ा आपके कोई भी काम नहीं आएगा। नाउ दैट अमाउंट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, अगर वो स्मॉल अमाउंट है तो वो आप खर्च कर सकते हैं। ये एक बड़ा चंक ऑफ मनी हो जाता है जिसको यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली मींस आप इस पैसे को उसके ओरिजिनल सोर्स से इतना दूर ले जाते हैं, इतने ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं कि उसका ओरिजिन ट्रेस करना कि ये पैसा आया कहां से वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, दैट इज ब्लैक मनी। अब आपने क्या करा, अपने हेल्पिंग स्टाफ जो है 20, 25, 30 या फॉर एग्जाम्पल आपके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, उन सबके अकाउंट में आपने धीरे धीरे करके
1-1 लाख रुपए डाल दिए एंड उस पैसे को वापस अलग अलग जगह ट्रांजैक्ट करके और फिर एक जगह आपने इकट्ठा करने की कोशिश करी। अब हुआ ये कि आपका जो ब्लैक मनी था वो आपने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उस डिवीजन को भी आपने फर्दर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर लिया एंड अगेन वो घूम फिर के आपने इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन करा कि वो पैसा वापस आपके पास आ गया। नाउ दैट एग्जैक्टली इज योर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आपका पैसा किस सोर्स से आया वो सोर्स आप बताना नहीं चाहते, इसलिए वो ब्लैक मनी ऑब्वियसली। आप उस पैसे के सोर्स को इसलिए नहीं बताना चाहते, मोस्टली ये पैसा इलीगल कामों से आता है। सो अब इसको आप उसके सोर्स से दूर ले जा रहे हो, दैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। Most fundamentally, money laundering is inextricably linked to the underlying criminal activity that generates it. In essence, the laundering enables the criminal activity to continue. Illegal arms sales, smuggling, and other organized crime, including drug trafficking and prostitution rings, generate a huge amount of money. कोई भी इलीगल काम, स्मगलिंग यानी बिना गवर्नमेंट को बताए या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड जो चीज है जिसमें गवर्नमेंट आपको ट्रेड करने से मना कर रही है, या विदाउट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, अगर आप इलीगली कोई सामान इंडिया में ला रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, या कोई भी एनी अदर लीगल इलीगल एक्टिविटी, दैट इज आर्म्स सेल यानी गन्स या और भी किसी आर्म्स एम्यूनिशन का सेल अगर आप कर रहे हैं, दैट इज इलीगल। सो ऐसी सारी एक्टिविटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट आज की तारीख में है, दैट इज ड्रग ट्रैफिकिंग, दैट इज ड्रग्स का सेल, दैट इज टोटली इलीगल। ऐसी एक्टिविटीज से अगर आप पैसा कमा रहे हैं एंड उसको वापस नॉर्मलाइज करने की, वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज उसको अकाउंटिंग सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वुड बी योर मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज prohibited by the government. Now activities include again drug trafficking, kidnapping, counterfeiting and forgery, bribery and corruption. Now drug trafficking we have already understood, kidnapping we all know. Now counterfeiting and forgery, forgery यानी धोखाधड़ी, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, फेक करेंसी प्रिपेयर करना, दैट इज योर काउंटरफीटिंग, जिसके ऊपर अभी एक बहुत फेमस मूवी आई थी ऑफ शाहिद कपूर, जिसमें आपने करेंसी अपने घर में ही प्रिंट करना चालू कर दिया। ऑल सच एक्टिविटीज आर इलीगल एक्टिविटीज, जिसके रिटर्न में जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, दैट वुड बी योर टेंटेड मनी, दैट इज ब्लैक मनी। नेक्स्ट इज योर ब्राइबरी एंड करप्शन, अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत दे रहे हैं, वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता एंड वो पैसा, now we are not talking about a रिश्वत of 500 or 1000, we are talking about रिश्वत of worth rupees crores. So अगर ऐसी रिश्वत आप किसी सरकारी अधिकारी को दे रहे हैं या किसी भी और अधिकारी को दे रहे हैं आप अपना काम कराने के लिए, that money would not be recorded by him and that money cannot be recorded by you also. So that is the thing that is mentioned here. So इन सब activities से जो भी पैसा आता है, that is your black money. Now influence on economic development, यानी ब्लैक मनी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से रुक जाता है। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मोस्टली गवर्नमेंट का रोल रहता है। अब गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्चा करेगी कहां से? गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। नाउ आप बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ब्लैक मनी की, जिसके अंदर आप सरकार को टैक्स के फॉर्म में पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए आप ऐसे काम कर रहे हैं एंड उस पे जो भी पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर दैट इज अनअकाउंटेड मनी। सो उसके केस में आप गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट नहीं कर रहे, सो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जो यहाँ पर अपन को बताया जाएगा। एम्बेजलमेंट यानी चोरी, इनसाइडर ट्रेडिंग दैट डील्स विद कंपनी मोस्टली, जहां प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक सिलेक्टेड ग्रुप को पास ऑन कर देते हैं एंड उससे कुछ अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ शेयर्स। सो वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है, जो भी एक ऐसा काम है जो गवर्नमेंट ने टोटली मना किया हुआ है, इसके रिलेटेड भी एक्ट बने हुए हैं। ब्राइबरी यानी रिश्वत,
Computer fraud schemes can also produce large profit and create incentive to legitimize the ill-gotten gains through money laundering। यानी इन सारे कामों में पैसा बहुत कमाते हैं एंड उससे आपकी नीयत खराब हो जाती है ना। अब आप कोशिश करते हैं कि अब इतना पैसा कमा लिया तो उसको लेजिटिमाइज यानी लीगल सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं इन सारे खराब कामों से जो आपने पैसा कमाया थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। Money laundering is a threat to the good functioning of financial system. However, it can also be the Achilles heels of criminal activity. That is the main source। यानी Achilles heels हो जाता है आपके लिए बेसिकली एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दैट इज आप भी अनस्टेबल है बट इट इज हेल्पिंग यू टू गेट ऑन टॉप। The money so generated is tainted and is in the nature of dirty money. The possible social and political cost of money laundering, if left unchecked or dealt with ineffectively, are serious. Organized crime can infiltrate financial institution, acquire control of large sections of the economy through investment or offer bribes to public officials and indeed government। यानी अब आपके पास इलीगल तरीके से पैसा आ गया। अब जो मोस्टली ह्यूमन टेंडेंसी रहती है किसी भी ऑफिसर की किसी भी ह्यूमन बीइंग की कि आप अगर एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर है आपके पास अथॉरिटी है काम अलॉट करने की वर्थ रुपीज करोड़ एंड आपको कोई रिश्वत ऑफर करता है उसके लिए। सो ये सारी चीजें अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। रीजन क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी से जो भी पैसा आया वो आपके लिए रखना बहुत ज्यादा एक परेशानी हो जाती है क्योंकि कहीं से भी अगर उसका सोर्स पकड़ा गया तो आपके लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक की भी सिचुएशन आ सकती है। सो उसके केस में ये लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की ना। अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे ले रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको वेरियस पेमेंट्स करने पड़ेंगे जिसमें आप मोस्टली कुछ कुछ पैसा धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट कर देते हो दैट यू हैव अर्नड थ्रू योर ब्लैक मनी। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन आवर बैंकिंग सिस्टम नाउ। इस ब्लैक मनी को ही कंट्रोल करने के लिए डीमोनेटाइजेशन वाज डन बाय द गवर्नमेंट कि जिसके पास भी काला धन पड़ा है अब अगर उसको बैंक में जमा करवाना पड़ेगा एंड उससे सोर्स पूछा जाएगा कि इतना सारा पैसा आया कहां से तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी उन लोगों के लिए। इसी इंटेंशन के साथ वी इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो टू कर्ब ब्लैक मनी। The economic and political influence of criminal activity can weaken the social fabric, collective ethical standards, and ultimately a democratic institutions of society. In countries transitioning to democratic system, this criminal influence can undermine the transition. Most fundamentally, the most fundamentally money laundering is in extremely linked to underlying criminal activity that are generated it, that is it is directly linked to the activities that are generating it। ये अपन ने पहले भी डिस्कस करा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक प्राइमरी प्रोसेस नहीं है दिस इज द सेकेंडरी प्रोसेस। पहले आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी कमिट करते हैं जिससे आप ब्लैक मनी कमा रहे हैं जिसको वाइड करने के प्रोसेस को आप मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे जो यहाँ पर अपन को बताया गया है। लॉन्ड्रिंग enables criminal activity to continue। Launderers are continuously looking for new routes for laundering their fund। Economies with growing or developing financial centers but inadequate control are particularly vulnerable as established financial center countries implement comprehensive anti money laundering regimes। यानी इंडिया में जो बेसिक प्रॉब्लम है दैट इज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री and for everything you cannot question the customers and again due to corruption and bribe आप अगर कोशिश भी करते हो कोई चीज को इंप्लीमेंट करने की तो वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। इसीलिए इन द डेवलपिंग कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग इज अ बिग प्रॉब्लम एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि वहां पर रूल्स रेगुलेशन का इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा आपने स्ट्रिक्ट कर दिया है। नाउ we'll understand the process of money laundering जैसा अपन ने एग्जांपल के थ्रू पहले भी डिस्कस करा। क्रिमिनल एक्टिविटीज से आपने पैसा कमाया उस पैसे को छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको और आगे एक बार ट्रांजैक्ट किया
आप चाहो उसको कंटिन्यू कर सकते हो ट्रांजैक्टिंग, या फिर एक वापस कॉमन सोर्स पे लाकर उसको एक कॉमन अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, दैट इज यू हैव कन्वर्टेड योर कैश इनटू व्हाइट मनी इन योर अकाउंट. नाउ द फर्स्ट step is your placement. The money launderer who is holding the money generated from criminal activity introduces the illegal funds into the financial system. This might be done by breaking up large amount of cash into less conspicuous smaller sums which are deposited directly into bank account, or by purchasing a series of instrument such as check, bank draft, etc., when which are then collected and deposited into one or more accounts at another location. जो अपन ने डिस्कस करा, आपने अपने स्टाफ मेंबर्स के अकाउंट में कैश के फॉर्म में फॉर एग्जांपल पैसा जमा करा दिया, वहां से कॉमन अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर करा दिया, दैट इज योर प्लेसमेंट. प्लेसमेंट के अंदर बेसिकली आ जाता है जो बड़ा चंक ऑफ मनी है जो आप कहीं ले जाओ तो पकड़ा जा सकता है, उसको छोटे टुकड़ों में बांट कर फिर आपको उसको घुमाने में आसानी रहती है. तो ये आप करने की कोशिश करते हो, डिवाइडिंग द लार्जर चंक ऑफ मनी इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिसका ट्रेस करना बाद में मुश्किल हो जाता है. जैसे जो आपका जिक्सॉ पजल्स टाइप होते हैं, अगर उसमें से सारी चीजों को एकदम मिक्स कर दिया जाए तो ओरिजिनल जो चीज थी उसको बनाना मुश्किल हो जाता है. इन द सेम वे यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो एक इमेज थी, जो पैसा था, उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग अकाउंट्स में बनाकर एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की आप कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज योर लेयरिंग. इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज लेयरिंग. इन दिस स्टेप the money launderer typically engages in a series of continuous conversion or movement of funds within the financial or banking system by way of numerous accounts so as to hide their true origin and to distance them from criminal activity. The launderer may use various channels for movement of funds such as series of bank accounts, sometimes spread across the globe, especially in the jurisdiction which do not cooperate इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन. यानी काफी ऐसी कंट्रीज है दैट आर टैक्स हेवन कंट्रीज, जहां पर मोस्टली लोग अपना पैसा पार्क करते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एंड मोस्टली वहां पर सारे लोग ऐसे ही हैं जिनका पैसा जमा है दैट आर इन्वॉल्व इनटू सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज. सो अब आपने क्या करा, पहले बड़े चंक को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उस छोटे पार्ट्स के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करें ताकि कहां से वो स्टार्ट हुआ उसको ट्रेस करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए. यूजुअली आप कोशिश करते हैं सेम सिटी में पैसा ना ट्रांसफर करके दूसरी सिटीज में या दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करने की, ताकि आपका आपसे बहुत ज्यादा दूर चार्जेस, अगर आप एक क्रिमिनल है जो ये सारी प्रोसीड्स लेकर आ रहे हैं तो आपसे बहुत ज्यादा दूर ये सारे पैसे का सोर्स चला जाए, ताकि आपके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी के लिए हो जाए. ये था अपना सेकंड स्टेप. Now, the next step, that is the third step, would be your integration. That is, having successfully processed his criminal profits through the first two stages of money laundering. पहली चीज आपने करी, बड़े चंक को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा. देन द सेकेंड थिंग दैट यू डिड वाज, आपने इन सारे छोटे पार्ट्स को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करके दूसरी जगह या दूसरी कंट्री में, दैट इज उनके सोर्स से दूर भेजा. Now, the third step, the launderer then moves to his third stage in which the funds reach the legitimate economy after getting inseparably mixed. यानी अब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज ब्लैक व्हाइट को सेपरेट नहीं कर सकते, with the legitimate money earned through various legal sources of income. The money launderer might then choose to invest the funds into real estate, business ventures, luxury assets, etc., so that he can enjoy the laundered money without any fear of law enforcement agencies. यानी अब आपने क्या करा, ब्लैक को व्हाइट मनी के साथ इस तरीके से मिक्स कर दिया कि अब उसके सोर्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, एंड नाउ यू कैन एंजॉय योर मनी विदाउट एनी फियर. नाउ द थिंग इज, पैसा ब्लैक मनी एज सच कोई स्पेशल मार्क तो उनके ऊपर होता नहीं है. ब्लैक व्हाइट एवरी मनी लुक्स द सेम.
सो जब आप उसकी लेयरिंग कर देते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इस पैसे का सोर्स वाज अ लेजिटिमेट सोर्स और एन इलीगल सोर्स। सो इसके केस में ये थर्ड स्टेप आ जाता है, दैट इज योर इंटीग्रेशन, कि आपने मिक्स कर दिया, अब आपको उसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, दैट इज दीज आर द स्टेप्स ऑफ योर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस। The above steps may not follow each other. At times, illegal money may be mixed with legitimate money even prior to placement in the financial system. In certain cash rich businesses like casinos and real estate, the proceeds of crime may be invested without entering into the mainstream financial system at all. अब इस डायग्राम के थ्रू समझे, इलीगल और टेंटेड मनी आपने धोया सुखाया एंड उसको लीगल एंड क्लीन मनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दैट इज एग्जैक्टली इन अ नटशेल व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, द केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी versus Union of India special leave petition number 4634 of 2014 judgment dated 27 July 2022. The Supreme Court of India inter alia observed the rudimentary understanding of money laundering is that there are generally three acceptable stages of money laundering, that are placement, layering, integration जो अपन ने पढ़ लिया, which is move the funds from direct association of the crime, disguising the trail to foil pursuit, and to make available for to the criminal for what seems to be legitimate sources। अब इसको पूरा समझते हैं, इस केस को समझते हैं आसान आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। नाउ द केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हुआ ये, क्योंकि ये लॉ रूडिमेंट्री लॉ माना जाता है, रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज इट इज अ वेरी वी कैन से फ्रेजाइल लॉ। अभी अभी लॉ बना है, जिसका अभी एज सच नया लॉ जिसको अपन कह सकते हैं, जिसकी अभी तक जनरल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो अपन को सही करनी है। अभी केस में हुआ क्या था वो अपन समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जैसा अपन ने स्टार्टिंग के अंदर भी समझा, एक ऐसा एक्ट है जो डायरेक्टली क्राइम से डील नहीं करता। क्रिमिनल एक्टिविटीज की जो प्रोसीड्स होती है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना इज योर मनी लॉन्ड्रिंग। सो ये प्राइमरी एक्ट नहीं है, ये एक डिपेंडेंट एक्ट हो गया। अब हुआ ये, जब ये एक्ट बना, जब इसके प्रोविजंस बने, तो प्रॉब्लम ये आने लग गई कि जो मेन एक्ट है उसमें अलग अलग तरीके के क्राइम्स मेंशन्ड है, अलग अलग तरीके की अथॉरिटीज उसके साथ डील करती है, अलग अलग पनिशमेंट्स वहां पर मेंशन्ड है। अब होने ये लग गया कि उन क्राइम्स में उस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग बेल का भी प्रोविजन है, आपको चार्जशीट की कॉपी भी दी जाती है ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ ये कि इस लॉ को आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया। अब उसके कारण से होने ये लग गया कि प्राइमरी जो आपने एक्टिविटी करी, दैट इज द क्रिमिनल एक्टिविटी, वहां सारे प्रोविजंस है, आपके ट्रायल के अलग प्रोविजंस है, आपको बेल के प्रोविजंस है, बट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये सारी चीजें अलाउड नहीं की गई थी इन द इनिशियल स्टेजेस। सो होने ये लग गया कि जब प्राइमरी एक्टिविटी जो आपने करी उसमें थोड़ी बहुत लिबर्टी इफ इट इज अलाउड बाय द कोर्ट अंडर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो यहां पर क्यों नहीं है। एंड इसी चीज को ले जाते हुए ये केस गया इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड क्योंकि अब इसमें अपन को समझना पड़ेगा, अथॉरिटी दैट इज देयर टू डिटरमाइन एवरीथिंग इज योर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दैट इज ईडी। अब इसमें होने ये लग गया, अथॉरिटीज ने एक चार्जशीट बनाई एंड वो चार्जशीट की कॉपी आपको दी भी नहीं जाएगी, आपको सीधा सीधा बुला लिया जाएगा टू क्वेश्चन टू इंक्वायर। सो यू डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑल्सो, एनी प्रूफ ऑल्सो कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया या उसका रीजन क्या है, क्योंकि यू आर इन कनेक्शन विद सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। हो सकता है आपने वो एक्टिविटी की नहीं हो। सो इसीलिए यहाँ पर ये केस बहुत ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर जो चीजें आई कि थोड़ा बहुत चेंज करने की अपन को ये लॉ की ये पर्टिकुलर एक्ट को जरूरत है। रीजन बीइंग ये एक सेकेंडरी लॉ है जिसको आप इन्फोर्स कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड अंडर सम अदर एक्ट। वहां पर आपको बेल का भी प्रोविजन है, वहां पर सारे प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पर नहीं थे। तो ये एक परेशानी का मुद्दा था जिसको लेकर गया गया जिसको लेकर
जाया गया इन द सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ पर अपन को बताया। अब ये सेम 3 स्टेजेस अपन को बताया कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट के अंदर आ जाता है बड़े फंड्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। लेयरिंग मींस उसके ऊपर अच्छी सी परत जमा करना, यानी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करना। एंड इंटीग्रेशन मींस उसको मिक्स कर देना टुगेदर विद द लीगलाइज्ड इकोनॉमी। नाउ देयर आर certain initiatives that have been started globally, अलग अलग कन्वेंशन, अलग अलग प्रोग्राम्स, जिसमें अपन ने कोशिश करी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहला वियना कन्वेंशन, देन काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, यूरोपियन यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव, बैसल्स कमिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा, एंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें से कुछ अपन डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वियना कन्वेंशन, द कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंसेस, दैट इज कोई भी अदर ड्रग की कैटेगरी जिससे आपके मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, was signed in 1988 under the auspice of United Nations and became effective in November 1990. The signatories including the G7, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, in the FATF and European Union countries agreed to join together to combat the laundering of the proceeds of drug trafficking. तो यहाँ पर मेजर इशू था आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी। सो उसको सॉल्व करने के लिए आपने ये चीज को स्टार्ट करा। द मेजर्स इंक्लूडेड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित कर दिया जाए, एंड इनहांस इंटरनेशनल कॉपरेशन टुगेदर विद कमिटमेंट ऑफ सिग्नेटरीज, यानी सारी G7 कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज टू प्रोक्योर द लॉज ऑफ देयर jurisdiction should be amended, that is change, to bring about the organization that is known as FATF, that is based in Paris. Next, European Union Money Laundering Directive, in response to the new opportunities of money laundering opened up by the liberalization of capital movement and cross-border financial services. Now, FDI वगैरह ऐसे खूब सारे प्रोसेसेस है जिसके थ्रू आप दूसरी कंट्री में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये सारे इंसेंटिव्स, ये सारे रूल्स रेगुलेशन लिबरल होने के कारण, इजी होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग कंपेरेटिवली इजी हो गया, क्योंकि पैसा आपने कमाया एक कंट्री में, उसकी लेयरिंग आपने इस तरीके से करी, उसकी प्रोसेसिंग इस तरीके से करी कि वो पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया एक ऐसी कंट्री में, दैट इज अ टैक्स हेवन कंट्री, जहां पर एज सच कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया नहीं जाएगा, या फिर ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जो FATF का पार्ट नहीं बनी हुई, या इनको मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। The Council of European Committees in June 1991 issued a directive on prevention use of financial system for the purpose of money laundering. The directive require members of the state to outlaw money laundering, यानी इसको रोकना. Next is Basel Committee Statement of Principle in December 1988. The Basel Committee on Banking Regulation Supervisory Practices issued a statement of principles to be complied by international banks of the member states. These principles include identifying customer, जिसको आज की तारीख में इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ KYC, नो योर कस्टमर, अवॉइडिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, यानी काफी ऐसे ट्रांजेक्शंस या काफी ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें यूजुअली ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, सडनली इफ यू सी जहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लग गए या बहुत बड़ी अमाउंट के ट्रांजेक्शन होने लग गए, तो दैट इज अ सस्पिशन ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जिसके बारे में इंक्वायरी की जानी चाहिए एज इन देन। And cooperating with law enforcement agencies, the statement aims at encouraging the banking sector to adopt common position in order to ensure that banks are not used to hinder or launder funds acquired through criminal activities. Next, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, एक बार वापस पढ़ते हैं डिटेल में। वो established in July 1989 by a group of G7 countries in Paris, initially to examine and develop measures to combat money laundering. Since its inception, यानी जब से वो चालू हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स has operated under a fixed lifespan, requiring a specific decision by ministers to continue. The current mandate of FATF is 2012 to 2020, was adopted at
the ministerial meeting of April 2012. The objectives are to set standards and promote effective administration of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of international financial सिस्टम, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को एक कह सकते हैं थ्रेट है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाना एंड उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराना, not just to their member countries but suggestive measure to all the countries that are interested in stopping your money laundering. Starting with its own members, the FATF monitors countries' progress in implementing the recommendation, review money laundering and terrorist financing techniques and countermeasures, and promotes adoption and implementation of FATF recommendation globally. क्योंकि अपन ने जैसा ऊपर भी पढ़ा, लिबरलाइजेशन की वजह से सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज आर रिलेटेड. सो अगर एक कंट्री चाहे रोकना इस चीज को तो नहीं रोक पाएगी, सारी कंट्रीज को मिलके काम करना पड़ेगा. सो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस बनाना, सजेशंस देना, एवरीथिंग इज द वर्क ऑफ FATF. The FATF has developed a series of recommendations that are recognized as international standard for combating money laundering and financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destructions, यानी ऐसे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा, या ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिसके लिए पैसा इन्हीं सारी एक्टिविटीज के थ्रू आता है, एंड ये वापस पैसे का इस्तेमाल इज डन टू कन्वर्ट इट इनटू वाइट मनी. तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए FATF अपन ने बनाया. The February 2012 FATF completed a thorough review of its standards and published revised FATF recommendation. क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही है, कंट्रीज डेवलप हो रही है, टाइम पास ऑन हो रहा है, आप नियम कानून पुराने लेकर चलोगे तो कोई भी उसको आसानी से तोड़ देगा. सो इन्होंने ग्रेजुअली अपने सारी चीजों को रिवाइज करा and published it in February 2012. This revision is intended to strengthen your global safeguard and further protect the integrity of financial system by providing government with stronger tools to take action against the financial crime. They have been expanded to deal with new threats such as financing of proliferation of weapons of mass destruction, and to be clearer on transparency and tougher on corruption. यानी हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. बैंकिंग सिस्टम अगर प्रॉपर चलेगा, फाइनेंशियल सिस्टम अगर प्रॉपर चलेगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. क्योंकि इनका बेसिक काम यही रहता है, पैसे को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वेरियस अकाउंट्स में साइमल्टेनियस टाइम जमा करवाना. सबसे प्राइमरी काम बैंकिंग सिस्टम का हो जाता है कि अगर ऐसे कोई अकाउंट्स है जो इतने टाइम से जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, या हो भी रहा था तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक हो रहा था, सडनली इफ देयर इज सर्टेन राइज इन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, अगर वो वहीं उसको रिपोर्ट करके और उसका सोर्स पता करने की कोशिश करे या एक्शन लेने की कोशिश करे, तो मनी लॉन्ड्रिंग कंपेरेटिवली करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर काउंसिल ऑफ यूरोप. द काउंसिल ऑफ यूरोप has for many years afforded a high priority to seeking facilitate criminal justice cooperation among its members, which includes 27 members of the European Union. There are two Council of European measures in this area, particularly relevance to our inquiry. The first step, the first in the order of time, and the second protocol of 1959 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर. यानी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो आपस में कोऑपरेट करेगी इन लीगल मैटर रिलेटिंग टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. यानी कोई भी किसी को बचाने की कोशिश, कोई भी किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश नहीं करेगा. जो भी कॉपरेशन चाहिए आपस में कंट्रीज के बीच में, दैट दे विल डू. नेक्स्ट, द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी laundering. The Asia Pacific Group on Money Laundering was officially established as an autonomous regional autonomy money laundering body in February 1997 at the fourth and last Asia Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok, Thailand. The purpose of APG
that is your Asia Pacific Group on Money Laundering, is to facilitate adoption, implementation, enforcement of internationally accepted anti-money laundering and anti-terrorist financing standard set out in the recommendation of FATF. अब बेसिकली हो क्या रहा है, FATF आपने बना दिया जो एक एपेक्स अथॉरिटी होगी जो सारे रूल्स रेगुलेशन सजेस्ट करेगा, एंड अलग अलग ब्लॉक की कंट्रीज ने अपने अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए on the guidelines of FATF mostly to we can say counter money laundering. So जैसा अपन ने पहले देखा यूरोपियन यूनियन ने अपने अलग एक बना लिया. Now we are talking about the Asian Pacific countries. Mostly objective same रहेगा कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी that is a criminal activity और terrorist financing activity और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कंट्री को नुकसान पहुंच सकता है एंड उससे जो भी पैसा आ रहा है दैट इज जिसको आप वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको रोकना. एंड उसके लिए जो FATF ने रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं या रिकमेंडेशन दिए उसके बेसिस पे आप अपनी कंट्री के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन को इम्पोज कीजिए. नाउ नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग Office of the Drug Control and Crime Prevention implement this program against money laundering with a view to increase the effectiveness of international action against money laundering through comprehensive technical cooperation service offered to the governments. The program encompasses the three areas of activities, providing various means to states, that is, countries, and institutions in their efforts to effectively combat money laundering. First is your technical cooperation, is the main task of the program. It encompasses activity of creating awareness, institution building and training. यानी किस तरीके से आप टेक्निकली एक दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर सकते हैं एंड पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ये चीज स्टार्ट हो रही है. The research and analysis aims at offering states key information to better understand the phenomenon of money laundering and to enable the international community to devise more efficient and effective countermeasure strategies. नई strategies बनाना according to the changing time. क्राइम, क्रिमिनल, वो आपसे दो कदम आगे चलते हैं. आपने रूल बनाया, उसको तोड़ने का तरीका निकल गया, तो आपको भी रूल्स रेगुलेशन को चेंज करना पड़ेगा. दैट इज द मेन थिंग दैट इज मेंशन्ड हियर. The commitment to support the establishment of financial investigation services for raising the overall effectiveness of law enforcing measures. Next is Eurasian Group of on combating money laundering and financing of terrorism. The Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism, an FATF style regional body. Region wise अपन ने पढ़ा यूरोपियन, एशिया पैसिफिक. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन यूरेशियन. The EAG was established in 2004 and is currently an associate member of FATF. The EAG was created for the countries of the Eurasian region not included in the existing FATF style regional group and is intended to play an important role in reducing the threat of international terrorism and to ensure transparency, reliability, and security of financial system of states and further integration जोड़ना into international infrastructure for combating money laundering and terrorism financing. Now, what influence does money laundering have on economic development? ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस करी, वापस ग्लोबली अपन को बताया जा रहा है. लॉन्डर्स आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर न्यू रूट्स, नए तरीके फॉर लॉन्ड्रिंग देयर फंड्स. Economies with growing or developing financial centers but inadequate control are particularly vulnerable. That is, ऐसी countries जो भी developing है, जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है बट वहां पर इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रॉपर कंट्रोल नहीं है. एज स्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रीज इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम्स, यानी जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें फाइनेंशियल सेंटर्स भी स्ट्रांग है एंड कंट्रोलिंग सिस्टम भी है टू कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग. Difference between national anti-laundering system will be exploited by launderers who tend to move their network to countries and financial systems with weak or ineffective countermeasures. कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जो ऑफेंडर्स को पता है आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देंगी, जिनका मोस्टली दूसरी कंट्रीज के साथ कोई ट्रीटी साइंड नहीं होता. Some might argue that developing economies cannot afford to be selective but about the sources of capital they attract, but postponing action is dangerous. The more it is deferred, the more entrenched organized crime
कैन बिकम, यानी मतलब ये हो जाता है, जो बेसिकली शॉर्ट में अगर अपन समझना चाहें, कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स बेसिकली। सो अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड वो चाहती हैं कि ये चीज रोकी जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, तो हम हर चीज चेक इंस्पेक्ट करके फिर ही पैसा इंडिया में आने देंगे, फॉर एग्जाम्पल, सिंस इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। ना, अगर इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतनी पूछताछ आप करेंगे, तो कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। सो उसके केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके पास पैसा आ जाएगा, बट इन लॉन्ग रन आपको कंट्री में या कंट्री को चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सारी एक्टिविटीज प्रमोट होती गई, टैक्स नहीं आएगा एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट आवर टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी क्लियरली, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। अपन ने इसके बेसिस पे दो लॉज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को अगले लेक्चर के अंदर। सो टिल देन, थैंक यू।